नवाज शरीफ साहब इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाब खो बैठे हैं और उन्हें फिल फॉर मुस्तफी हो जाना चाहिए। आप मुस्तफी हो जाए। ये नेशनल इंटरेस्ट वाली जो जरूरियात है ना, वो बहुत अच्छी तरह पता है। हमने देखे हैं यहाँ पर NRO बनते हुए नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क का है, ये तमाम जमहूरी हुकूमतों ने सारी उम्र 70 साल में पाकिस्तान में पढ़ ली अच्छी तरह। बहुत बड़े गैप्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। इस साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं। ये पता नहीं कहाँ से लिखी हुई आई है, जिसने भी लिख के दी है। हमारी जमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना कानूनी दिफा भी करेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, JIT के सामने 13 यानी कि 13 सवाल थे। इन 13 सवालों के जवाब की तलाश में JIT ने 256 सफ़ात की रिपोर्ट और 10 जिल्दों पर मुश्तमिल एविडेंस अदालत के हजूर पेश कर दिए। JIT अपनी समरी स्टेटमेंट में चौंका देने वाले इंकशाफ करती है कि तफ्तीश के दौरान हमारे लिए 4 चीज़ें हैरान कुन थीं। पहला, मरियम नवाज की नीलसन और एस्कॉल की मलकियत साबित होना। दूसरा, मियां नवाज शरीफ की FZE कैपिटल कंपनी का चेयरमैन निकल आना। तीसरा, शरीफ खानदान की तरफ से दिए गए गल्फ स्टील मिल्स के मुआहदे झूठ साबित होना। और चौथा, लंदन फ्लैट्स की ट्रस्ट डीड का टैम्पर्ड और झूठ निकलना। गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तारिक शफी और हसन हुसैन नवाज के बयानात रिकॉर्ड किए, मगर सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए। 1 स्टील मिल्स का लाइसेंस, 2 सेल एग्रीमेंट्स और 1 ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट। गल्फ स्टील मिल के हवाले से तारिक शफी ने अदालत उज़्मा में 2 हल्फिया बयान जमा कराए थे। ये दोनों बयानात माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब ने ड्राफ्ट किए। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये हल्फिया बयान पढ़ने के बाद लगता यूं है कि तारिक शफी ने ड्राफ्ट पढ़े बगैर इस पर दस्तखत कर दिए। JIT समझती है कि हल्फिया बयान गलत, मफरूजे पर मबनी, टैम्पर्ड और गुमराह कुन है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। JIT ने मौक़िफ़ ये भी इख्तियार किया है कि तारिक शफी के हल्फिया बयानात की रोशनी में नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हसन हुसैन नवाज और तारिक शफी से सवालात किए और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री या तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। हल्फिया बयान में तारिक शफी ने मोहम्मद हुसैन को गल्फ स्टील का शराकतदार यानी कि शेयर होल्डर कहा, मगर JIT के सामने तारिक शफी ने मोहम्मद हुसैन से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते हुए मोहम्मद शरीफ को ही सोल ओनर यानी कि हकीकी मालिक करार दे दिया। तारिक शफी ने JIT को यह भी बताया कि गल्फ स्टील मिल्स फैमिली बिजनेस था और इसके हकीकी सरबराह मोहम्मद शरीफ, मगर बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इसके एम्प्लॉइज थे। सफ़ा 22 पर इस रिपोर्ट के इंकशाफ किया गया है कि हल्फिया बयानात की सच्चाई जानने के लिए UAE की वजारत को खत लिखा गया और इसके जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात ने लिखा कि गल्फ स्टील मिल्स के 25% शेयर्स की फरोख्त के मुआहदे और 12 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन का सिरे से कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। कस्टम के पास भी दुबई से या शारजा से जद्दा मुंतकिल किया गया कोई भी स्क्रैप मशीनरी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर JIT इस नतीजे पर पहुंचती है कि तारिक शफी के हल्फिया बयानात और दी गई मालूमात गलत हैं। कोई एक दस्तावेज भी मनी ट्रेल साबित नहीं कर रही, मगर इसके बावजूद तारिक शफी के हवाले से JIT ने अदालत उज़्मा को कोई भी रिकमेंडेशन या सिफारिश नहीं की। सफ़ा 24 पर इस रिपोर्ट के JIT इंकशाफ करती है कि तारिक शफी के बकौल हुसैन नवाज और मोहम्मद हुसैन एक दूसरे से आशना नहीं, लेकिन हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि वो मोहम्मद हुसैन को जानते हैं। इसी तरह तारिक शफी और हुसैन नवाज ने कहा कि हम दुबई में कभी पाकिस्तानी काउंसुलेट नहीं गए, जबकि दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने से दस्तावेजात जरूर लीं। JIT ने गल्फ स्टील की मलकियत के हवाले से एक और पॉइंट भी उठाया और JIT ने मियां नवाज शरीफ से ये सवाल किया कि क्या आप गल्फ स्टील मिल्स के शराकतदार मोहम्मद हुसैन को जानते थे। पहले तो मियां साहब इनकारी हुए, लेकिन उसके बाद 2.5 घंटों बाद मियां साहब फाइनली सिर्फ इतना माने कि वो मेरे खालू थे। JIT में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गल्फ स्टील मिल्स कर्जे से लगाई गई और मैं गल्फ स्टील मिल्स का मालिक हूं और ना ही कोई माली फ़ायदा, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मैंने कभी उठाया और मैं कभी भी बैरून मुल्क कंपनियों को चलाने या उनके ऑपरेशंस में शामिल नहीं रहा। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि गल्फ स्टील से मुतल्लिक तफसीलात का सबसे बेहतर इल्म उनके वालिद यानी कि मियां शरीफ साहब को ही था। नवाज शरीफ ने JIT में ये एतराफ़ भी किया कि मुझे नहीं मालूम कि गल्फ स्टील मिल्स बेचने के बाद जो प्रॉफिट था, जो मुनाफा था, वो कब अलसानी ख़ानदान को दिया गया या उनके साथ इन्वेस्ट किया गया। मियां नवाज शरीफ, तारिक शफी और हुसैन नवाज के बरक्स शहबाज शरीफ साहब ने JIT में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गल्फ स्टील मिल्स के मालिक तारिक शफी हैं। JIT कहती है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वज़ीर आज़म के जवाबात और ख़ताबात एक दूसरे से जहां मुताबिकत नहीं रखते, वहीं इसी तरह गल्फ स्टील मिल की मलकियत के हवाले से भी गवाहान के जवाबात में आपस में कोई मुताबिकत नहीं।
तारिक शफी को इसलिए चुना गया कि वो मोहम्मद शरीफ के करीब थे और मोहम्मद हुसैन को इसलिए नामजद किया गया कि बकौल तारिक शफी और शहबाज शरीफ साहब वो बरतानवी शहरी थे और 1972 में फॉरेन एसेट रेगुलेशन के तहत अगर कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क कोई जायदाद बनाता है तो इसकी सारी जायदाद पाकिस्तान में कौमियाली जाएगी। हो सकता है इस कानून की जद में आने से बचने के लिए मोहम्मद हुसैन नामी बरतानवी शहरियत के हामिल शख्स के नाम पर गल्फ स्टील मिल रखी गई, यानी कि ये बेनामी थी। इसी तरह JIT इंकशाफ करती है कि हुसैन नवाज ने बताया कि गल्फ स्टील मिल्स की मशीनरी 50 ट्रकों पर जद्दा मुंतकिल की गई, मगर LC अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट LC कहती है कि ये 2 ट्रकों पर मुंतकिल हुई। इसी तरह वाजबात की अदायगी में भी बयानात में तजादात पाए गए हैं। तारिक शफी के बकौल गल्फ स्टील मिल 100% कर्ज पर चलाई गई। गवाहान कहते हैं कि कारोबारी हालात में मंदी की वजह से मिल फरोख्त करना पड़ गई। अब ये पैसा इत्तफाक फाउंड्री में लगाया गया, मगर JIT के बकौल गल्फ स्टील मिल खसारे में थी। तो इसकी वाजबात कैसे और किसने अदा की, ये भी इंक्वायर करने की कोशिश की। JIT की फाइंडिंग के मुताबिक वाजबात की अदायगी 2013 में हुई और उस वक्त मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और तारिक शफी ने वाजबात की अदायगी के लिए कोई कोशिश की और ना ही कोई दरख्वास्त की। अब शहबाज शरीफ साहब के बकौल वाजबात की अदायगी का तारिक शफी ही जवाब दे सकते हैं। सिर्फ ये JIT के सिर्फ गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से होशरुबा इंकशाफात हैं। कल इस हवाले से रिपोर्ट के मजीद इंकशाफात भी हम आपके सामने रखेंगे, मरियम बीबी के हवाले से भी। मगर आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसाक डार साहब ने तो आज अपने ऊपर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात का स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 एक मजबूत ज़बरदस्त दिफा करने की कोशिश की, मगर सारी शरीफ फैमिली पर उठने वाले सैकड़ों सवालात का जवाब कौन देगा? क्या शरीफ फैमिली अपना दिफा कर पाएगी या फिर JIT रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात और अपोजिशन के इस्तीफे के मुतालबे के सामने मियाँ साहब को घुटने टेकना पड़ जाएंगे? ये जहन में रखिए कि आज इमरान खान साहब ने अपनी फहरिस्त लंबी कर दी है। अब उनको रेजिग्नेशन सिर्फ मियाँ साहब की नहीं चाहिए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की भी चाहिए, इसाक डार साहब की भी चाहिए, और ये द लिस्ट गोज ऑन। कौमी असेंबली के स्पीकर एयाज सादिक साहब की भी चाहिए। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखातिब थे और वो ये फरमा रहे थे कि सिर्फ मियाँ साहब नहीं, तमाम की तमाम कैबिनेट घर जाए। अब ये जानने की कोशिश करेंगे, जब सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया है, सो देयर हैज टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस। क्या सिस्टम, क्या जमहूरियत, क्या अपनी पार्टी का दिफा किया जाएगा, उसकी बका का सोचा जाएगा, या सब कुछ एक शख्सियत से ही नत्थी कर दिया जाएगा? एक छोटा सा वक्फे के बाद हमारे साथ वफाकी वजीर वीर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आरिफ अलवी साहब दे रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक बार फिर तारीफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ वफाकी वजीर बराए दिफा राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं आरिफ अलवी साहब, और हमारा साथ दे रहे हैं साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ शाह खावर साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सा एक कानूनी नुक्ता भी शाह खावर साहब से ले लूँ टू बिगिन विद, फिर आपकी तरफ आती हूँ। शाह खावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये रिपोर्ट जितनी और पढ़ते हैं तो इट्स शॉकिंग, और ये सवाल अपनी जगह कि इस मुल्क में अगर 35-40 साल से ये सब कुछ हो रहा है और इस सिस्टम में कोई इसे पकड़ ना सका या रेफरेंसेस मौजूद थे, प्रोसिक्यूट ना हो सका, नैब ना हो सका, सो टू से, सो दैट इन इटसेल्फ इज अ ट्रेजेडी। दैट बीइंग सेड सर, आप मुझे जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा है और हम कल से और आज से ये डिटेल्स जो हैं शेयर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आपको क्रिमिनल केस लग रहा है, ये रेफरेंस पर्जरी का एक केस लग रहा है, सीधी डिस्क्वालिफिकेशन लग रही है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें हमें ये देखना है कि जो टर्म्स ऑफ इंक्वायरी जो 5 रुकनी बेंच ने अपने जो 20 अप्रैल 2017 के फैसले में दिए थे, उसमें उन्होंने जो मुतफ़िका फ़ैसला था 5 जज साहिबान का, उन्होंने 13 क्वेश्चन जो थे वो डिटर्मिन किए थे और उस पर उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है यूनानिमसली बनाई और उनको 60 डेज़ का टास्क दिया। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल, क्योंकि इसका इजहार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वो भी कर चुका है। और लेकिन इसमें देखना ये है कि जो रिकमेंडेशंस दी हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में, उसकी मौजूदा क्या कानूनी हैसियत है।
ये उस फैसले में भी ये बिल्कुल चीज़ आया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये तमाम नुकात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, जो वो दे दी है। अब एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी होगी कि अदालतों पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो रूटीन के फौजदारी मुकदमे हों या कोई और हों, वो एक कहते हैं कि दी ओपिनियन ऑफ पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स। हम इससे एक अमूमी सी राय तो कायम कर सकते हैं कि चूँकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के बज़ाहिर अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कॉपीज़ जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को दे दी हैं और उनकी डेलिब्रेशंस भी उन्होंने मांग ली हैं एक हफ़्ते के बाद जो उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करना है, अपना विजडम अप्लाई करना है कि क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो टर्म्स ऑफ इंक्वायरी दिए गए थे, क्या उन्होंने उस पर मुफस्सल तहकीक करके अपनी कोई ऐसी ठोस ओपिनियन या अपना वो दिया है जिसके बेसिस के ऊपर वो उनकी रिकमेंडेशंस को मान लें या रिजेक्ट कर दें। एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि अगर आप वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पढ़ें जो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का मुत्तफ़िका था 20 अप्रैल वाला, उसमें उन्होंने पैरा नंबर 4 में ये लिखा है कि जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी पीरियोडिकल या फाइनल रिपोर्ट जब उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के सामने पेश करेगी तो वो बेंच रिस्पोंडेंट नंबर 1 मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी डिसक्वालिफिकेशन का मैटर भी कंसिडर करेंगे और उस पर भी फैसला करेंगे। और उसमें एक और उन्होंने कंडीशन ये लगाई है, कंडीशन नहीं है, एक ऑप्शन दी है कि अगर वो बेंच मियां नवाज शरीफ साहब की डिसक्वालिफिकेशन के मैटर को कंसिडर करेगा तो अगर वो मुनासिब समझे तो मियां नवाज शरीफ साहब और उससे रिलेटेड तमाम और लोग उनको एग्जामिन भी कर सकता है और उनको बुला भी सकता है। सो इसमें देखना ये है कि चूँकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो बना है वो 5 मेंबर्स बेंच के मुतफ़िका फ़ैसले से बना है और उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन के इशू को भी इस हेयरिंग पे नहीं तो किसी स्टेज पे आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव उसको भी उन्होंने डिसाइड करना है। ओके, सो मैं बिकॉज खान साहब जब कहते हैं कि पीर को फैसला हो जाएगा, पीर को फैसला नहीं होने वाला। बेसिकली अभी तो PMLN अपना दिफा करेगी, अपने दे वांट टू, ऑफ कोर्स दे हैव अ राइट टू अपना कानूनी दिफा करे, उनका हक है। तो अब ये और अब तहरीक इंसाफ को भी सुना जाएगा, तो अभी यानी कि चंद हफ्ते सो टू से और हैं और उसके बाद जी उसमें यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है ये इन्होंने रेगुलेट करना है कि उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स को कैसे चलाना है। अच्छा। क्या उसको मुख्तलिफ वक्फों से वो चलाएंगे या डे टू डे बेसिस के ऊपर? यानी कि हम कुछ नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पे उनकी स्वाबदीद पे अभी। जी बिल्कुल उनकी स्वाबदीद पे, और वो डेफिनेटली तमाम की राय सुनने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत एक्सेप्शन लिया है PMLN ने और रूलिंग पार्टी ने भी, तो डेफिनेटली वो उनकी मारूजात भी सुनेंगे और उसके बाद अपनी मुफस्सल राय कायम करेंगे दोनों फरीकैन को सुनने के बाद। वेरी इंटरेस्टिंग। सो राना तनवीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो लग रहा है कि अभी नेचुरली पीर को ज़रा सा एक आइडिया होगा कि ये अब फ़कत एक फ़ैसले की मार है, अब बाकी या अब मज़ीद और कुछ हफ्ते ये काम चलेगा, मगर जो एक नैरेटिव जिस पे आपकी जमात काम कर रही है वो मुझे सख्त, आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, फ्रॉम बैड टू वर्स होता दिखाई दे रहा है। पहले बात हो रही थी कि भाई ये अवाम के वोट बैंक की तज़हीक है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। अब आउटराइट ये कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है और इसका डायरेक्टर मुल्क से बाहर बैठा है और उसके कैरेक्टर्स इस साजिश के जो इस प्ले के अंदर है सो टू से, वो पाकिस्तान में मौजूद है और उनमें से एक ऑफ कोर्स कलीदी सबसे मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट आपका इमरान खान है। सो मुझे ये बताइएगा सर कि ये सियासी नैरेटिव जो है ये आपको, I mean, I don't understand, ये आपको लग रहा है आपके वोट बैंक को अब अपीज कर देगा जो इनका शफात सामने आए हैं इस JIT रिपोर्ट के अंदर, एज अपोज टू जिस तरह इसाक डार साहब ने अपना पॉइंट बाय पॉइंट तफसीली दिफा किया? बेहतर ना हो कि हसन हुसैन, मरियम बीबी या वजीर आजम, वो तो इतनी दफ़ा कौम से खिताब भी कर चुके हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अपना दिफा आवाम से भी करें, ना कि सिर्फ बंद कमरों में अपना दिफा करें कानूनी। देखें, पहले तो अब जो शाह खावर साहब ने बात की है वो लीगल साइड पे मेरा हाल बड़ी मुख्तसर और बड़ी क्लियर है सारी, जो उन्होंने बताया कि ये प्रोसीजर क्या है और लीगल उसकी हैसियत क्या है, किस तरह ये इसकी लीगल इस वक्त जो उसकी है पोजीशन सारे केस की किस तरह है और किस तरह आगे अब चलेगा। बाकी सारा दिन लगे रहते हैं लोग, कभी कहते हैं जी ये मंडे को ख़त्म हो जाएगा, कभी कुछ कहते हैं।
लेकिन मैं फिर वो जो बात आपने की है नैरेटिव की, वो यही बिल्कुल, हमें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक प्लान्ड तरीके से चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। जो अगर आप देखें जो 40 साल की आपने बात की है, जिस तरह 40 साल के हम पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि जी ये कुछ होता रहा है, ऐसे अदवार भी आए हैं जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर था और उस पर बड़ी पॉलिटिकल एनिमिटी बहुत ज़्यादा थी आपस में, और उन्होंने भी जो कुछ वो कर सकते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बिज़नेस के मुतल्लिक़ किया, उसको पूरा देखा, उसको जिस तरह भी वो कर सकते थे बड़ी डीपली जाके उसको सारी चीज़ें देखी, लेकिन उनको भी कुछ नहीं कभी भी मिला। बहुत सारे उन्होंने बिज़नेस को डैमेज भी किया। बहुत सारे आपने देखा होगा कि 90s में जिस तरह जहाज़ रोके गए इनके जो सामान लेके आते थे, जो नाथन एक जहाज़ था, वो किस तरह इनको डैमेज फाइनेंशियली भी डैमेज किया गया। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी जो कुछ कर सकते थे, इससे ज़्यादा वो क्या हो सकता था, और वो सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं, और सारी चीज़ों से वो इन्वेस्टिगेशन से ये सारी चीज़ें बाहर आई और क्लियर होते रहे। अब जो ये एक JIT की रिपोर्ट है, वो जिस तरह आगे चली और 60 डेज़ में इन्होंने ये एक बड़ी सेंसेशनल सी, जो आप सनसनीखेज़ जिसको आप कह रहे हैं, ये तो ऐसे है जिस तरह कोई फिल्मी कहानी नहीं होती, वो बना के उन्होंने पेश कर दी है। अब इसको मेरा ख्याल है हमें सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जिस तरह भी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो सब्र करें, और जिस तरह मंडे को वो जाएंगे, डेलिब्रेशंस होंगी, और फिर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका हमने ज़िक्र भी कर दिया है, मुख्तलिफ़ हवालों से किया है, मुख्तलिफ़ ज़राए से किया है, और उसमें जो आप बात करते हैं कि जी आप बंद कमरों में बैठ के ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, जब ये कोर्ट में मंडे से शुरू होगा तो डेफिनेटली वहाँ वो पब्लिक होगा, वहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे ऑब्जेक्शंस, हमारी जो सफाई है वो पेश की जाएगी। अभी तो एक एलिगेशन है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर की जो ओपिनियन है वो एक वन ऑफ द एविडेंस होती है एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कोर्ट का। ये नहीं होता कि वो 100% जो पुलिस की ओपिनियन है या इन्वेस्टिगेटर की है वो बाइंडिंग हो जाए अदालत पे। लाइक अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आपको इसको लग रही है। मगर सर मैं जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसके डिस्कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसके जो अभी तो वो कह रहे हैं ना ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन हाँ हमारा जो पॉइंट है, जो आज डार साहब ने बात की, हमारे कुछ वज़रा ने भी बात की कि किस जगह इन्होंने किसी जगह भी कन्फ्रंट नहीं किया कि ये क्वेश्चन किया, लेकिन ये नहीं कहा कि जी आप ये जवाब दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है, उनको दिखाया कि ये फ़लाँ ने ये कहा है, कन्फ्रंट करना पड़ता है ना, ताकि अगला देखे। एक 40 साल पुरानी बात है, उसमें थोड़ी सी इधर उधर के बाद कि शहबाज साहब ने ये कहा, दूसरे ने ये कह दिया, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। मगर राना साहब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मसला ये है, वही बयान करें तो उसमें फ़र्क आ जाता है। जी जी, तो मैं समझता मैं इस पे मेरा ख्याल है पॉलिटिकल हाइप क्रिएट करने के बजाय कोई सिस्टम को थोड़ा सा लोगों के ज़हनों में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इसका इंतज़ार किया जाए। जब अदालत उज़्मा का कोई हुक्म आएगा, जब बेंच फैसले पे पहुंचेगी, तो यकीनी तौर पे उसको सबको एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, तो मैं समझता इस वक्त एक्चुअली इसी सवाल को मैं पहले आगे लेके जाऊं, फिर सर मैंने आपसे बात करनी है कि ये इसके अंदर जो एक्चुअली खुले बयानात में तजादात हैं, जैसे गल्फ स्टील की मैंने आज डिटेल्स बताई, शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं मलकियत के हवाले से, मियाँ साहब कुछ, तारिक शफीक, मोहम्मद हुसैन नामी जो शख्सियत है उसके लिंक्स के हवाले से एक और केस है, मैं उसके ऊपर आऊँगी सर, मगर इससे पहले आरिफ अलवी साहब मुझे बताइएगा, एक बात में तो बहरहा वजन है, अभी कन्विक्शन नहीं हुई, एंड टू बी वेरी फेयर सर, बार बार जब हम दिखाते हैं वो मियाँ साहब का वो ऑडियो भी, जिधर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात करें, वो बात करें पोस्ट कन्विक्शन बात कर रहे हैं सर, तो अभी तो ये एलिगेशंस हैं, एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीजें सामने आई हैं, आपको लग रहा कि एक बार फिर इधर सियासत जो है वो नेचुरली मौका है करनी, काम ही आप लोगों का सियासत करने का है सबका, तो आपका ये कहना है एक लंबी फहरिस्त आज खान साहब ने थमा दी है जो रेजिग्नेशंस की, उसके बाद अभी बिलावल आए, एंड आई डोंट थिंक कि कोई कैच कर रहा है न्यूज में अभी बिलावल क्या कह गए हैं। बिलावल ने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं चाहिए, पूरी काबीना रिजाइन करे। सो रियली आई मीन इट्स गेटिंग अ लिटिल एब्सर्ड हियर, राइट सर? कन्विक्शन तो वेट कर लें, हफ्ता दो की बात है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि ज़रा मामले को आप समझ लें। ये जो हमारी पिटीशन है कोर्ट के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के एतबार से है, और अगर लोग ये देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता अख्तियार करेगी, तो आज मैंने ट्वीट भी किया था कि जस्टिस खोसा साहब का जो जजमेंट है उसका ऑर्डर देख लें, 184 पेज नंबर 184 से शुरू होता है और पैराग्राफ 135 1 2 3 4 करके उसको पढ़ लीजिए।
उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है और उन्होंने ये कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मैं समझता हूँ कि FIR रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि फिर इसके बाद इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगा और ये तहकीक़ात होंगी अकॉर्डिंग टू नैब लॉज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखिए करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बियॉन्ड मीन्स असासे, ये सब इसके अंडे बच्चे हैं कि हमने ये कहा था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं इसको नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदा और उसने JIT रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एक अपार्टमेंट में सिर्फ नवाज शरीफ साहब जाकर रहते थे और कोई और नहीं रहता था, एक अपार्टमेंट में हसन नवाज़, एक में हुसैन नवाज़, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इस हवाले से कोई एविडेंस जो इनके पास से आनी थी वो नहीं आई। JIT ने वो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट भी देखा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो फंड था मिसाल के तौर पर वो तो 2006 में वो अवेलेबल ही नहीं था जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट बना है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि फिर वो उसके अंडे बच्चे निकलते रहे कि गल्फ स्टील के पास इतना पैसा ही नहीं था कि कतरी को दिया जाता। फिर डिस्क्रेपेंसीज़ हैं, यानी नवाज शरीफ साहब को ये नहीं मालूम था कि मोहम्मद हुसैन जो तारिक शफ़ी के पार्टनर है वो कौन है, फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ वो मेरे खालू थे। ये शहबाज शरीफ साहब को भी ये नहीं मालूम था। तो होता ये है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक कमरे में लोगों को नहीं बिठाते हैं, जो मुलव्वस होते हैं 4-5 लोग उनको अलग अलग उनसे पूछा जाता है अलग अलग कमरों में कि तुम इसके मुतालिक बताओ, तुम फिर इसके मुतालिक बताओ, और पता चलता है जब दो सबके बयान सामने आते हैं तो जब मैच किया जाता है तो पता चलता है कि सीधा साधा जो जवाब है वो नहीं मौसूल है। मैं समझ गई आपकी बात। मेरा तो आपसे एक बुनियादी सिंपल सा सवाल था, क्या कानूनी दिफा का हक हर एक को नहीं मिलना चाहिए? और वो अलग सवाल है बिल्कुल राना तनवीर साहब से कि एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट एक्सपेंस, सिस्टम के कॉस्ट पे, अपनी जमात के मुस्तकबिल के कॉस्ट पे। बट टू यू द क्वेश्चन इज सर, डजंट एवरीबॉडी हैव अ राइट? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जब मंडे को ये बेंच बैठेगी तो ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ और उस JIT रिपोर्ट को मुख्तलिफ अंदाज से चैलेंज करेंगे। ये इनका हक है और इसको सुनना पड़ेगा, और हम उसको अगर उस दूसरे अंदाज से हम कोर्ट में कोई ओपिनियन देना चाहेंगे तो हम भी फरीक है, कोर्ट सुनेगी। इनका हक ज़रूर है, मगर जो वॉल्यूम ऑफ एविडेंस है 2 जजेस के पास तो उतना जितना था वही काफ़ी था डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अब तो मज़ीद बहुत बड़ा बन गया है। तो मैं समझता हूं कि मुनासिब तरीक़ा यही था जो हम कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और अयाज सादिक साहब, ये 3-4 अफराद तो इस्तीफ़ा दें जिन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की। अगर ये चाहते हैं कि कोर्ट ही इस मामले का फैसला करे तो 1-2-3 हफ्ते के अंदर हो जाएगी ये बात। मैं समझता हूँ 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी, मगर कोर्ट सुनेगी ज़रूर इनकी बात। तो मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर मुझे वैसे शाह साहब बताइएगा, बिकॉज हमने ये भी देखा हमारी तारीख में जब इस तरह के सियासी केसेस चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में, तो बड़ा मसला पड़ता है। वो फैसला जैसा भी आप कर लें वो सियासी फैसला ही देखा जाता है। सियासी शहीद बनने में भी कोई मसला फिर नहीं होता आने वाले दिनों में, उसकी तनकीद भी उतनी होती है। आपको लगता है कि ये ऑनरेबल बेंच को, जज साहिबान को यकीनन अंदाज़ा तो होगा कि ये कितना सेंसिटिव मामला है? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भारी तो नहीं पड़ता कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस के ऊपर? इस फैसले की बड़ी अहमियत है, इसकी पॉलिटिकल अहमियत भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत भी है। लेकिन जहाँ तक जज साहिबान के ऊपर उनका ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि इसकी क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगी कोर्ट्स और ख़ास तौर पे सुपीरियर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि वो इन चीज़ों से बिल्कुल अबाव है कि वो पॉलिटिकल रिपरकशंस से। ओके वेल एंड गुड। राना साहब, मैं माजरत करती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, यू वर वांटिंग टू से समथिंग। जी, मैं यही अलवी साहब से कह रहा था कि ये इतनी बड़ी इन्होंने तकरीर फरमा दी, हम तो फिर बीच में कहते हैं कि इनका राइट भी है। हम यही कहते हैं कि एक ऐसा इशू जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है और जजमेंट किसी तरह से भी जजमेंट, जिसका 2 जजेस, ऑनरेबल जजेस की ये बात करते हैं, उन्होंने जो कहा वो मेजॉरिटी एक उनके डिसेंडिंग नोट है जो उन्होंने नोट अपने दिए वो दे सकते हैं, लेकिन फ़ैसला तो उसको मानेंगे जब ये अब 3 रुकनी बेंच जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जिसको कहा जाता है, जब उसके बाद फाइनल फैसला आएगा तो वो फैसला होगा। फिर उसके बाद चीख के कहें, जिस तरह अभी आपने बात की, यूसुफ गिलानी कन्विक्टेड था, कन्विक्शन हो चुकी थी और वो छोड़ नहीं रहे थे। उस वक्त ये बात हुई थी कि भाई आप चले जाएं, क्योंकि उस वक्त जो स्पीकर, सिटिंग स्पीकर थी मोहतरमा फमीदा मिर्ज़ा,
उन्होंने भी पता है एक अपना आर्डर इशू कर दिया था। तो उस सिलसिले में ये बात हुई थी कि उस वक्त बहुत ही चीज़ें, कोई पार्लियामेंट कुछ कर रही थी, स्पीकर कुछ कह रहा था और दूसरी तरफ कुछ बात थी अदलिया की। तो ये मैं इस तरह इनको जो बात, जिस तरह ये अपना ये खुद अपने ये हमारा फ़िक्र ना करें, ये अपने लीडर का फ़िक्र करें जिसकी इनकी तो एक बैकग्राउंड है, ये बिज़नेस हाउस है, बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है बिज़नेस की, उस पर आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। वो शख्स जिसका एक बाप सरकारी मुलाजम था, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, मेरे इलाके में भी कुछ इन्होंने ज़मीन में गड़बड़ की हुई है, आपने इसके वालिद के होते हुए फिर ट्रांसफ़र की है इस मोहतरम इनके लीडर को, इमरान खान साहब को। ये वो मुद्दत करें, 1.5 साल से तो ये छुप रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, वो बता नहीं रहे सो अपने फंडिंग के मतलब। कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं, केसेस को सही तरह दफा नहीं कर रहे और हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये 4 को कर दें, कैबिनेट को कर दें, लेकिन मैं अलवी साहब बताऊँ, सारे भी डिस्क्वालीफाई, आप सबका इस्तीफ़ा ले लें, लेकिन आपकी बारी नहीं आएगी। ये मैं आप कह रहा हूँ टीवी पे, आप छोड़े इन बातों को। अच्छा, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। कल कराची आपका शहर है, अलवी साहब कराची, मेरी अलवी साहब आप बहुत शरीफ आदमी है, कल कराची में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पीटीआई आपका शहर है, वहाँ पीटीआई बॉटम में है। इन तमाम शोर शराबे के बावजूद इतना बड़ा चीज चेक के आप अगर वो बहस करनी तो है, वहाँ कराची में अगर ये बहस करनी है तो अलग बहस कर लें। इमरान खान की अलग बहस कर लें, नवाज शरीफ की नई ऑफशोर कंपनी आई है उसकी अलग बहस क्यों कर लें, साथ क्यों ना कराची का उसका नहीं, आज ही करो, आज ही करो। अभी तो अपने आप को बचाओ, कारनामे हैं वो बचाओ। ये मुझे बताएं उसका क्या सोर्स है जो 300 कनाल में वो रह रहे हैं। अभी आपकी चोरी का पता चला है, अभी आपका पता चला है, अभी तो एक चोरी का 10 वॉल्यूम आपके चोरी के पता चले हैं, आप अपना उसको डिफेंड करो। देखें तो लिहाजा आप उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो लोग इस तरह की बात करते हैं साहब के ऊपर बहस करें, सबूत इमरान खान, सबूत क्या 10 वॉल्यूम्स आ गए हैं, 1000 पेजेस आ गए हैं, कितना सबूत चाहते हो भाई? सर एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद राना साहब, वक्फे के बाद अलवी साहब और राना साहब, वक्फे के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की गई JIT के अंदर कि जब मांगा गया कि हमें मुकम्मल पावर अटॉर्नी दे दें, डेटा डिस्क्लोजर एक्सेस कंसेंट दे दें, तो उससे इनकारी हो गए सारे शरीफ खानदान वाले। तो ये क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जज साहिबान पे भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पे प्रेशर किसी गलत तरीके से बिल्कुल इशारा है, मतलब मेरा तो एटलीस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि अब काबीना के अंदर बैठे सीनियर तरीन वज़रा भी अदालती 52B के हवाले देने लग गए हैं। सो ये जहन में रखना होगा कि अब जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आए, ये इशारा ज़रूर वाज़े कर दिया है हुकूमत वक्त ने और कैबिनेट ने कि उसके बाद वार या सियासी नैरेटिव या एक सियासी बयानिया जो है वो किस तरह का होगा, उसको भी कहा जाएगा अदालती 58(2) भी, यानी कि अदालत ने ज़बरदस्ती जो है एक सिविलियन डेमोक्रेटिक सेटअप को, गवर्नमेंट को घर जाता किया है। सो राना साहब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि JIT के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात हैं जो मैं कह रही हूँ कि वो उनके जवाब आना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ एक पलंदा नहीं है इल्ज़ामात का, इसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो UAE से भी हासिल है, उसकी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की दुबई की मौजूद हैं, UK की मौजूद हैं आपके बाकायदा तौर पर UK सेंट्रल अथॉरिटी से, और इस हवाले से जो डिटेल्स मांगी गई हैं BVI से भी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू, वो भी मौजूद हैं। इन लीगल पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह आपकी जमात काउंटर करेगी? BVI कहती है यकीनन मरियम नवाज शरीफ ही बेनिफिशियल होना है नीलसन और एस्कॉल की। UK से पूछा गया तो UK सेंट्रल अथॉरिटी कहती है $3.4 मिलियन जो हैं वो शैमरॉक के अंदर जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए। शैमरॉक का भी FZE जो एक और ऑफशोर कंपनी मियाँ साहब के नाम की एक्सपोज की है JIT ने, ये शैमरॉक का भी लेना देना मियाँ नवाज शरीफ साहब से ही है। और इसी तरह आपकी BVI के बाद आपके दुबई के अंदर भी जो UAE की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उनके पेपर्स मौजूद हैं कि ना इस तरह की कोई ट्रांसफ़र अमाउंट उनके रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं $12 मिलियन की, जो आपकी क़यादत कहती है कि हमने 25% शेयर जब बेचे थे आली स्टील मिल के, ऐसा भी कुछ मौजूद नहीं है। ना ही कस्टम्स डिपार्टमेंट कहता है कि 2001-2002 के अंदर कोई भी स्क्रैप मशीनरी जो है वो शारजा या दुबई से मुंतकिल नहीं हुई। इन चीज़ों को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखें, ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी हमारे मुख्तलिफ वज़रात दे रहे हैं,
नहीं, इन चीज़ों का नहीं दिया किसी ने जवाब। जो रिपोर्ट इसको सिर्फ इमरान नामा का मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारी तफसील शायद ना हो, लेकिन एक बात हम करते हैं कि ये सारी रिपोर्ट हम चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी एक एक्सप्लेनेशन है, हमारी सफाई है, वो सुनेंगे और इनकी रिपोर्ट देखेंगे। जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा, फिर अदालत ने फैसला करना है, और फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आप सियासी शहीद बन जाएंगे। अदालत की 58 सियासी शहीद अगर इतना ही खतरा है तो देखें, हम तो समझते हैं कि सियासी शहादतें ख़त्म होनी चाहिए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और आगे मुल्क बढ़ना चाहिए जिस तरह हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये चोर दरवाजे से कोशिश करनी और साजिश करनी, मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए और दूसरी फोर्सेस का कोई एंगल होगा, कोई उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो एक अपने छोटे से लालच की खातर एक चोर दरवाजे के ज़रिए या अलाकार मार रहे हैं उन लोगों का जो इस साजिश में शरीक है या प्लानिंग में शरीक है, तो मैं समझता हूँ इनको खुद गौर करना चाहिए। अभी 10 महीने रह गए हैं, इसको इस तरह ना देखें, बल्कि अदालत पे छोड़ दें। जब हम कहते हैं अदालत जो फैसला करेगी वो हमें एक्सेप्टेबल होगा, तो अभी बात होती है हफ्ते 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की, तो इसमें इतनी कोई क़यामत आ गई है जहाँ पानामा 1 साल से 1.25 साल से या 1.5 साल से शुरू हुआ है, तो अभी 2-3 हफ्ते की बात है। जी, अच्छा राणा साहब, आप बड़े सियासतदान हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, तो जब मैं हर रोज़ कहना, और एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बिज़नेस हिस्ट्री है मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, तो वो लोग दुनिया में यहाँ कदम कदम पे आपको मिलेंगे जो रैग्स से रिचेज़ वाली बात है। ये अलवी साहब को गुस्सा बड़ा लगता है, हर एक को बड़ा गुस्सा लगता है कोई इनके लीडर के मतलब बात करे, लेकिन ये बात हकीकत है। अगर ये जानते हैं उनकी बैकग्राउंड, उनके अबाव अजदाद को, उनके फैमिली को, तो मेरा ख्याल है चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अच्छा राणा साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप तजर्बाकार हैं, सीनियर लीडर हैं अपनी जमात के। राणा साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि देखिए आइन तो बड़ा क्लियर है ना, अगर नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात के हवाले से अगर शक व शुबहात हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि PMLN की गवर्नमेंट को रैप अप होना है। मुझे लगता है बिलावल भुट्टो ने भी मुझे लगता है वो उन्होंने भी अपनी ना तजर्बाकारी में कह दिया कि कैबिनेट पूरी रिजाइन करे। क्यों करे, नहीं जरूरत। आपने अच्छी बात की कि देखे वज़ीर आज़म, एक अभी चांडियो साहब किसी चैनल पे बात कर रहे थे कि हम वज़ीर, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म है इसलिए हम बात करते हैं। उनकी बात यह है कि वो अब उनकी ज़ात का भी मसला है, लेकिन वो वज़ीर आज़म भी हैं। वो एक पार्टी बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह भी हैं, और उनका अगर कोई उन पे कोई कीचड़ छाड़ रहा है, कोई एलिगेशन लगा रहा है, ये PMLN की गवर्नमेंट है। अगर मियां साहब साइड स्टेप करते भी हैं तो आपकी गवर्नमेंट शुड रिमेन इंटैक्ट। आप जाएं अपने 2018 के इलेक्शंस तक। नहीं, ये कहना चाह रही हूं, यू डू नॉट, पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को एट रिस्क डालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ साबित होगी तो जो बात करें ना जाने की, पहले ही जाए, किस तरह जाए, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि सारा एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ा उसकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और पाकिस्तान को उन्होंने इतना सर्व किया है, वो चले जाएं क्योंकि ये चंद लोग चीख कर मेरे पास वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं आरिफ अलवी साहब से पूछ लूं, मिलता तो इस रास्ते से निकालना सर आप किसके हाथों कठपुतली बन रहे हैं, किसके हाथों आप लोग, कौन सा डायरेक्टर बाहर बैठा है, जरा आप रोशनी डाल दीजिए सर प्लीज। ये कंस्पिरेसी, ये साजिश जिसके सबसे मेन मोहरा आप हैं, जरा सी रोशनी डालिए सर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पनामा गवर्नमेंट हमारे फेवर की गवर्नमेंट है, उसने ये मामलात निकाले हैं इमरान खान के कहने पर, और ICIJ भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक झेली इदारा है, उन्होंने भी इस मामले को दुनिया भर के अंदर फैलाया है। ये कॉन्स्पिरेसी तो वहाँ से शुरू हुई है। मैं यकीनन ये कहता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी इस हद तक सही है कि इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में करप्ट सियासतदानों को कभी ऑन द बुक लाया नहीं गया, मुकदमे चलाए गए, कॉम्प्रोमाइज़ हुए, मुकमका हुआ, 10-10 साल लोग जेल में रहे, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अगर जुडिशल हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में करप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि किसी को सज़ा नहीं हुई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सियासी शहादत की बात और वे इंतज़ार करना, मैं समझता हूँ बात बिल्कुल मुनासिब है। और राणा साहब ने बड़ी अहम बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा इनको मंजूर होगा। मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है, बहुत कम इनके लीडरान इस बात पर तैयार हैं ये बात कहने के लिए जो राणा साहब ने कही है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को ख़तरा जब आएगा जब सियासी ये जो इदारे हैं हुकूमत के, इन
इनकी तबाहाली हुई है इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट करना इन इदारों ने या तो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर अपना फ़र्ज समझ लिया या इन्होंने खुद ही इसको अपना फ़र्ज समझ लिया। तो चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे SCCP हो, चाहे FBR हो, चाहे NAB हो, तो जमहूरियत को ख़तरा इन चीज़ों से होता है कि इदारे ख़राब हो जाएं, और जमहूरियत को ख़तरा इस चीज़ से होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये कहें कि जनाब ये सारी साजिश है। कोई साजिश आज आला सतही इजलास जो हुआ PM की नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, उसने कहा गया कि माइनस नवाज शरीफ कुछ भी कबूल नहीं है, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। ऑफ कोर्स मैं क्विकली आपकी तरफ भी आती हूँ। शाह साहब मुझे बताइए जो ये जी आरिफ अलवी साहब कंप्लीट कर लीजिए। इसके ऊपर नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसका फैसला हमने थोड़ी करना है। ये माइनस का फॉर्मूला एक तहज़ीक के तौर पर और मजाक के एतबार से किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो नवाज शरीफ साहब को ये डिस्क्वालीफाई करेगी या इनके आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर। GIT की जो रिपोर्ट है उसके 254 पेजेस मैंने पढ़े, हर पेज पर बड़ी लंबी कहानी है, हर पेज पर। यानी आपने तो 4-5 चीजें उठाई हैं ना, यहाँ हर पेज पर है। इसको ये डिफेंड कर लें। यकीनन अगर ये समझते हैं कि कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक जगह है वहां कर ली जाए, बजाय इसके कि सर मेरा वक्त खत्म हो गया। शाह साहब मुझे एक बात आखिरी बता दें, अगर वजीर आजम अभी रिजाइन कर दें तो क्या मुस्तकबिल की डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं? देखिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है ये तो जो बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जो 5 रुकनी बेंच है जिन्होंने ये JIT बनवाई थी और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनवाया था, उन्होंने ये हुक्म सादर किया हुआ है कि ये रिपोर्ट आने के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर लाजमी डिसाइड करेंगे। सर ये मैं समझ गई आपकी बात। मेरा सवाल और है, अगर वो कल हाइपोथेटिकली अगर रिजाइन कर दें तो ये केस फिर भी सुना जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर फैसला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू जो है वो बिल्कुल उसके बारे में फैसला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।